एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मीडिया के चेयरपर्सन श्री पवन खेड़ा जी हैं और वे आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद विंग कमांडर अनुमा जी। पहले माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लेट हुए। मैं तो आ गया था, मुझे बोला गया था कि हमारे ज़िला के प्रधान आ रहे हैं तो इंतज़ार करूँ, मैंने इंतज़ार भी की। अब अगली माफ़ी मैं उनसे मांगूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि पत्रकारों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करानी चाहिए। ये 18वां राज्य है जिसमें मैं आज आया हूँ। 17 राज्यों में घूमते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। हर जगह माहौल केंद्र सरकार के खिलाफ है और इतना खिलाफ है कि ऐसे लगता है कि बदलाव निश्चित है, बदलाव आएगा। 4 जून को बदलाव इस देश की सरकार में आने वाला है। पहले ये बात हमें समझ में नहीं आई थी शुरू में, लेकिन ज्यों-ज्यों प्रथम चरण खत्म हुआ, दूसरा चरण खत्म हुआ, अब हम आश्वस्त हैं, हम सब आश्वस्त हैं कि लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं, इस देश की जनता ये चुनाव लड़ रही है। हमारे पास तो जितना पैसा है उतना ही है, बाकी तो इन लोगों ने लूट ही लिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को देख लीजिए, इनकम टैक्स की कार्रवाई को देख लीजिए, तो कांग्रेस पार्टी के पास इतने संसाधन नहीं हैं जितने एक चुनाव लड़ने के लिए होने चाहिए। फिर भी आप लोगों के, जनता के आशीर्वाद से हम अपना लड़ाई पूरी तरह से लड़ रहे हैं। 2014 में जो प्रधानमंत्री ने वादे किए थे, हमें पहले तो ये लगा कि सिर्फ वो भाषण चला दें, हर प्रचार में, हर रैली में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने आप हमें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ औरत पर वार, अब की बार मोदी सरकार, ये सारे नारे और ये सारे भाषण उनके वही चला दें तो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वोट अपने आप मिलेंगे। ये बात मोदी जी भी समझते हैं, इसलिए उनकी भाषा, उनकी ज़ुबान, भाव भंगिमा प्रधानमंत्री के पद पे बैठे एक आदमी जैसी नहीं है। कभी प्रधानमंत्री इस देश का हिंदू मुसलमान नहीं करता, कभी धर्मों में आपस में लड़वाता नहीं है, इतनी हल्की बात नहीं करते कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस, पहले तो नारा था देश नहीं बिकने दूंगा, 2014 में, 24 में आते बोले भैंस नहीं बिकने दूंगा। तो ये एक प्रधानमंत्री का कद जितना होना चाहिए वैसी भाषा वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। जाहिर सी बात है, उनके पास आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं हैं, उनके पास इस देश की जनता के, इस देश के किसानों के, इस देश के नौजवानों के, इस देश में जो अग्निवीर के शिकार हमारे नौजवान हैं उनके, महिलाओं के, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के, किसी के भी सवालों का कोई जवाब नहीं है। आप लोगों के सामने तो वो आते नहीं हैं, एक एक करके बुला बुला के डर डर के इंटरव्यू देते हैं। और जब से प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू देने शुरू किए हैं, कपिल शर्मा शो की टीआरपी खत्म, क्योंकि मनोरंजन अब लोगों को उन इंटरव्यूज़ को देख देख कर मिलता है। हमने कपिल शर्मा जी को संदेश भिजवाया, 4 जून तक रुक जाइए, 30 मई तक रुक जाइए, उसके बाद फिर से आपकी टीआरपी बढ़ जाएगी। अभी इनको हंसा लेने दीजिए लोगों। 1 घंटे में इस देश में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। ये आंकड़े इसी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने संसद के पटल पर रखे, अब से कुछ महीनों पहले। एक दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, अनुमा जी के, हर्षप्रीत जी के, किसी के आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े भारत सरकार के आंकड़े। 1 घंटे में 4 महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं। ये 3 आंकड़े मैं आपके सामने जानबूझकर रख रहा हूँ। जिस देश में ये 3 आंकड़े दिख रहे हों देश के प्रधानमंत्री को, देश के राजा को, देश के रहनुमा को, क्या उस रहनुमा को ये हिंदू मुसलमान, मछली, मटन, मंगलसूत्र ऐसी बातें करनी चाहिए? उसको तो रात को नींद नहीं आनी चाहिए, प्रचार करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि 10 साल में आपने इस देश को क्या बना दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि किसानों की आत्महत्या उस वक्त नहीं होती थी जब हम सरकार में थे, तब भी होती थी, लेकिन तब एक संवेदनशील सरकार थी, राहुल गांधी सरकार का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर भी लड़ झगड़ के उन्होंने
किसानों का लोन माफ़ करवाया, लड़ झगड़ के उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया, नरेगा लाए। ये सब चीज़ें उस वक्त की क्योंकि संवेदनशील सरकार थी। अब की सरकार में संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं दिखती। इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा यहीं से निकाली थी, हम लोग भी उसका हिस्सा थे। फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई। इन दोनों यात्रा का निचोड़ जो निकला वो हमारे न्याय पत्र में। वो न्याय पत्र कोई ऐसे कमरे में बैठ के नहीं बना एसी चलाकर, वो न्याय पत्र बना राहुल गांधी के पसीने से। वो जो संवाद राहुल गांधी ने किया महिलाओं के साथ, पत्रकारों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, उस संवाद का नतीजा, उस संवाद का निचोड़ हमारा न्याय पत्र है। उस न्याय पत्र में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो नौजवानों की बात थी कि भर्ती भरोसा है, पहली नौकरी पक्की है। आज इस देश में 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी का टूटा है। दूसरी बात, जो गरीबी बढ़ गई है, हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपया सालाना उसके खाते में आएगा, ये दूसरी गारंटी। तीसरी गारंटी जो बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों को एमएसपी का कानून मिलेगा, जिसमें स्वामीनाथन की जो सिफारिशें हैं वो पूरी तरह से लागू होंगी, कानूनन लागू होंगी। यही वादा मोदी जी ने कहा था, किया था 2014 में। सरकार में आए तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया, ये तो संभव ही नहीं है। किसानों के साथ धोखा, नौजवानों के साथ धोखा, महिलाओं के साथ धोखा, कोई एक वर्ग नहीं छोड़ा जिसको धोखा नहीं दिया हो। और जब देश का राजा धोखा देता है तो वो आने वाली पीढ़ियों का नुकसान पहुंचाता है। झूठ बोलता है अगर देश का राजा, तो वो पूरे विश्व में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये दोनों काम नरेंद्र मोदी जी ने किए, जिसका अफसोस हम सबको हमेशा रहेगा। आपने कुछ महीनों पहले देखा, महिला पहलवान थी, मेडल लाई। जब मेडल लाई तो मोदी जी ने कहा ये मेरे परिवार का हिस्सा है। जब उन्होंने मोदी जी से शिकायत की, मोदी जी के एक चहेते दोस्त हैं ब्रिजभूषण सिंह, जब उनकी शिकायत हुई तो ब्रिजभूषण जी जो हैं मोदी जी का परिवार हैं, और वो महिला पहलवान दिल्ली की सड़कों पर अपना मेडल छोड़कर आ गई। ये जो धोखे एक के बाद एक हुए हैं, सबसे बड़ा धोखा हमारी सीमाओं की जो सुरक्षा में बलिदान अपना दे देते हैं, और इस राज्य से सबसे ज़्यादा वो बलिदान होते हैं हमारे सैनिकों के। जून 2020 में जो क्लीन चिट दी चीन को, हमारे गलवान में लड़ते हुए बहादुर सैनिकों की शहादत का अपमान करते हुए क्लीन चिट दे दिया चीन को। कोई मजबूरी होगी, चीन के साथ कुछ संबंध प्रधानमंत्री के बड़े खास हैं, हमें नहीं मालूम क्या डर है, लेकिन चीन का नाम आते ही प्रधानमंत्री लाल आंखें तो बंद ही हो जाती, लाल आंखें सिर्फ विपक्ष को दिखाते हैं। अग्निवीर एक बहुत बड़ा धोखा है। खुद 75 साल के हैं, फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। देश का नौजवान 22 की उम्र में रिटायर हो जाएगा, ये क्या न्याय संगत बात है। अमित शाह कहते हैं कि मोदी जी 100 साल के भी हो जाएं तो प्रधानमंत्री रहेंगे। भगवान उनको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे। लेकिन देश के जवान के साथ, देश के नौजवान के साथ ये अत्याचार क्यों? राहुल गांधी ने ये वादा किया है कि हम जब सरकार बनाएंगे तो अग्निवीर योजना को हम ख़त्म कर देंगे, और ये ज़रूरी है क्योंकि ये देश के जवान के साथ भी खिलवाड़ है और देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। अभी 3 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक घोषणा की जो बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव में, कि जो 10 किलो अनाज हम गरीब परिवारों को देंगे। अभी 5 किलो है, और ये 5 किलो भी टेम्परेरी था, कोविड के वक्त मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। लेकिन जिस तरह के हमले हमारी अर्थव्यवस्था पे हुए, हमारे घर के बजट पर हुए, हम सब के, मिडिल क्लास के भी कोई कम हमले नहीं हुए हैं। आपकी हमारी EMI देते हुए हमारे पसीने निकल जाते हैं। वो देखते हुए ये तय किया गया कि 5 किलो कम है, 10 किलो देना आवश्यक है। वैसे मोदी जी इसका श्रेय लेते हैं, हर चीज़ का श्रेय लेते हैं। ये 5 किलो अनाज भी जो वो दे रहे हैं,
जो कानून था भोजन का अधिकार का कानून, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2013 में दिया था। हम उसके बाद चुनाव हार गए तो उसको लागू फिर भी मोदी जी ने नहीं किया। कोविड के दौरान फिर लागू करने की मजबूरी महसूस हुई तो इसलिए लागू किया। जिस स्थिति से आज देश गुजर रहा है, पंजाब ने हमेशा इस देश की रक्षा की, वो सीमाओं पर की हो, वो कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति में की हो, हर जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को कैसे सुधार के पटरी पर लाए, हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो पंजाब अग्रणी रहा है देश की रक्षा के लिए। आज फिर पूरा देश पंजाब की ओर देख रहा है, पूरा देश पंजाब के आगे उम्मीद की नज़रों से देख रहा है कि फिर से बचाने आओ, संविधान को बचाने आओ, क्योंकि संविधान पे एक बुरी नज़र लग गई है भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। ये लोग शुरू से बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के खिलाफ हैं, ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, ये लोग हमारे और आपके जो हुकूक हैं उसके खिलाफ हैं। ये नहीं चाहते कि हमारे पास इस तरह का भी हक हो कि जहां मैं बोल सकता हूं, आप कैमरा और अपनी कलम से लिख सकते हैं और कैमरा चला के दिखा सके, ये लोग नहीं चाहते। राष्ट्रीय मीडिया की तो 10 साल में हत्या हो ही गई, लगभग सभी की हत्या हो गई है। पत्रकारिता की हत्या हर राज्य में ये करने वाले हैं, अगर ये फिर जीते तो इन्हें रोकना ज़रूरी है और पंजाब ये काम बखूबी कर सकता है, ये देश जानता है। एक पीएम साहब का पीछे बयान आया था कि हम बहुमत हासिल कर चुके हैं, हम 400 तक जा रहे हैं। ऐसा घमंड पंजाब तो बर्दाश्त नहीं करता, ये देश भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वोट से सरकारें बनती हैं, प्रधानमंत्री से देश नहीं है, देश से प्रधानमंत्री है। अगर देश ठान लेगा तो अच्छों की घमंड को इस देश ने तोड़ा है, हमारा भी तोड़ा है। हम में भी घमंड आया था, हमारा भी घमंड तोड़ा है, हमें भी सज़ा मिली और हमने स्वीकार की, सर झुकाकर स्वीकार की। देश में लोकतंत्र है, जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा और जनता का जो निर्णय होगा वो हम सबको स्वीकार है। घोषणा पत्र की बात करिए, न्याय पत्र की, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आपका घोषणा पत्र से माओवादियों की वो आती है, अगर वो घोषणा पत्र लागू हो गया, अगर जीत गया तो आर्थिक स्थिति इंडिया की चरमरा जाएगी। पहली पे ही फिर दूसरी बात में कर दूँगा, मैं भूल जाऊँगा। प्रधानमंत्री की डिग्री बहुत बड़ी है, ऐसी डिग्री तो हम में से किसी के पास नहीं है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया हुआ है, कभी सुना आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस? मैंने तो नहीं सुना। अब उस डिग्री में क्या है हमें नहीं मालूम, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो नहीं लिखा वो पढ़ ले आदमी। हमारे मैनिफेस्टो में अगर लिखा है कि समानता होनी चाहिए, तो क्या समानता गलत है? ये तो संविधान में भी लिखा है। अगर हम कह रहे हैं कि गरीब की लड़ाई भी लड़नी चाहिए, तो ये तो संविधान भी कहता है। तभी हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री संविधान के खिलाफ है। हमारा न्याय पत्र, जब नाम ही न्याय पत्र है, पंजाब न्याय के लिए हमेशा लड़ा है, तो बताइए क्या न्याय के लिए लड़ना माओवादी सोच है? प्रधानमंत्री को इतना ज्ञान नहीं है तो हमसे पूछ लेते। हमने तो कहा है साहब आप बहस करिए। कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उनमें से एक पत्रकार हैं वरिष्ठ, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उन लोगों ने एक पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया, राहुल जी को भी न्योता दिया कि आइए एक डिबेट हो जाए। राहुल जी ने वो न्योता स्वीकार किया। प्रधानमंत्री आज 11वां दिन है, चुप है, स्वीकार नहीं कर रहे। वो आए, हम उनको बताएंगे हमारे मैनिफेस्टो में क्या है, हम उनको बताएंगे कि जिस संविधान की आपने शपथ ली है ये सब वहीं से आया है। अगर आपको लगता है हमारा मैनिफेस्टो गलत है तो आप संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कल कही है कि अगर कांग्रेस या उसके गठबंधन सहयोगी केंद्र में आते हैं तो राम मंदिर को ये लोग गिरवा देंगे, तो इसलिए इनको दूरी रखिए सत्ता से। राम मंदिर जी क्या बीजेपी ने बनाया? राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बना है। अगर प्रधानमंत्री की सोच ऐसी है तो ये सोच बताती है कि प्रधानमंत्री अदालत की अवमानना करते हैं, उससे भी बाज नहीं आते। अदालत का आदेश होकर कुछ बन जाए, उसके लिए वो ऐसी टिप्पणी करें उस मंदिर के लिए, तो आप सोचिए कि ये व्यक्ति किस स्तर पर जा सकता है। हम तो शुरू से कहते आए हैं, आज से नहीं 1949 से कहते आए हैं कि अगर ये आपसी सुलह में नहीं मसले का हल निकलता
तो अदालत का निर्णय सर्वोपरि होना चाहिए। ताले खुले अदालत के निर्णय से खुले, सब कुछ अदालत के निर्णय से हुआ। तब अडवाणी जी कहते थे कि साहब अदालत क्या होती है, हम कहते थे नहीं साहब, संविधान में व्यवस्था है, अदालत ही होती है। अगर सुलह नहीं होती, दो पड़ोसियों की भी लड़ाई हो जाए, पुलिस समझौता नहीं करा सकती, समाज समझौता नहीं करा पाया, तो अदालत में ही जाना पड़ता है। ये वकील बैठे हैं मेरे साथ। नहीं, वो जो गिराने वाली बात कह रहे हैं, कैसे गिरा सकते, क्यों गिराएंगे? हमने तो जिस दिन निर्णय आया सर्वोच्च न्यायालय का, उस दिन बीजेपी की बैठक तो बाद में हुई होगी, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें हमने स्वागत किया कोर्ट के फैसले का, और हमने कहा कि ये विवाद अब खत्म हुआ, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर केजरीवाल पर खड़ा साहब, आप मंदिर कह रहे हैं कि निमंत्रण दिया, लेकिन वो माथा टेकने सब नहीं आए कांग्रेस वाले। क्या किसी मंदिर में किसी के आमंत्रण से जाया जाता है? भगवान के दरवाजे पे न कोई मुझे जाने के लिए आमंत्रण देगा, न कोई मुझे रोक सकता है। हमारे यहाँ से कई नेता गए, हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी गए, चन्नी साहब गए, हमारे अविनाश पांडे जी गए, सुप्रिया श्रीनेत जी गई, हमारे कई नेता वहाँ गए, विक्रमादित्य सिंह हिमाचल के जो मंडी से अभी कंगना को हराने वाले हैं वो गए। किसी ने रोका क्या उन्हें? कोई रोक सकता है? कोई रोक सकता है क्या किसी को? ये गलत है बात कि आप किसी को गुरुद्वारे जाने से रोकोगे या कि किसी को बोलोगे कि आप जब मैं कहूँ तभी जाओ। भगवान के दरवाजे पे किसी इंसान की कोई दादागिरी नहीं चल सकती। सर, स्वाति मालीवाल को लेकर आपका क्या मानना है? केजरीवाल ने वीडियो लेकर कहा है कि हम कल सभी जो नेता उनके 12 बजे भाजपा मुख्यालय जा रहे हैं, इस अगर प्रधानमंत्री ने कहा तो हमें जेल में डालें, तो उस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, एक महिला ने शिकायत की, अब उस शिकायत में क्या तथ्य हैं, क्या सच है, ये जांच के बाद निकल कर आएगा। जांच होनी चाहिए, किसी की भी शिकायत हो, कहीं भी कोई महिला शिकायत करे तो जांच होनी चाहिए। अब इसमें कोई राजनीति ढूंढे, राजनीति करे तो वो करता रहे। भाजपा इसमें राजनीति करना चाहती करे, आम आदमी वहाँ जाकर उनके वहाँ कुछ राजनीति करना चाहते हैं, करें, वो कोई बात नहीं, स्वतंत्र हैं सब। लेकिन इस मामले के सारे तथ्य सबके सामने आने चाहिए, जांच होनी चाहिए। प्रियंका जी ने परसों कहा कि कोई भी महिला अगर दुर्व्यवहार की शिकायत करती है तो कांग्रेस पार्टी उस महिला के साथ खड़ी है। मैंने जैसा कहा, कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल चलनी चाहिए और जांच में सबको सहयोग देना चाहिए। सर, राजा वड़िंग जी ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਵਾਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਦੁਰਿੰਦਰਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿੱਦੜਵਾਹੇ 3 ਘੰਟੇ ਜਾ ਕੇ नहीं कोई रोष नहीं सर नहीं है नहीं बोलिए ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ बोलिए बोलिए ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਚੁਣਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਸ਼ਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਦੁਰਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ एंड सारा तो ज्यादा ये तलवार साहब को मैं जानता हूँ आज से नहीं, बहुत तगड़े नहीं मैं मानता हूँ। अब बोलने तो दो, मैं समझ गया, अब तो बोलने दो मुझे। तलवार साहब हों, आशु भाई हों, हमारे सबसे बड़े अच्छे संबंध हैं और वाकई धुरंधर है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब आगे तो बोलने दो। राजा वड़िंग साहब को पार्टी ने निर्णय लिया कि साहब यहाँ से लड़ना चाहिए, उन्होंने आदेश का पालन किया, वो लड़ रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि जो बाकी हैं वो धुरंधर नहीं है, वो भी धुरंधर हैं, काफ़ी धुरंधर। अब बोलने मैं समझ रहा हूँ आपकी भावना, बिल्कुल समझ गया। मौका देकर देखिए ना, फिर अगर शिकायत हो तो बात करें। मौका तो दीजिए। आपने दे ही दिया नहीं, इसलिए अब अभी शिकायत नहीं कर सकते। 4 जून के बाद कर सकते हो कि साहब मैं गया और वो नहीं गया। ऐसा था क्योंकि मैंने वोट डालनी है, राजा वड़िंग जी को मैंने डाल ही देनी है। अगर मेरे को काम आ गया राजा वड़िंग को, मैं कहाँ जाकर ढूंढूंगा? अगर 4 जून के बाद अगर आपको, मैं समझ गया भाई, अगर 4 मैं बोल तो दूं, आपकी तरफ से, आपके माध्यम से मैं लुधियाना वासियों को भी बोल रहा हूँ, 4 जून के बाद देख लेना। अगर लगता है कि इतना दूर जाना पड़ रहा है तो बोलना, शिकायत करना। अभी शिकायत गलत है, ऐसा नहीं होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। इसी के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपने बैंस ब्रदर को कांग्रेस ब्रदर बना दिया, उसी से भी काफी आपके जो अब मेरे को लोकल देख के मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे लोकल इतना ज्ञान नहीं है कि कौन आया तो उससे क्या हुआ। मैं समझ गया। वो कहते हैं उनके आने से भी हमारी छवि खराब हो गया, उनको नहीं लेना चाहिए, ऐसे कांग्रेस ही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। मेरे को इस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। आम आदमी पार्टी के बहुत से बड़े नेता और अरविंद केजरीवाल
शराब नीति घटाने में आरोपी हैं और अंदर भी डाला उनको, और अभी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी आ गया। क्या कांग्रेस ने उनको क्लीन चिट दे दी है उनके साथ? देखिए, जब तक क्योंकि आपका गठबंधन है, इसलिए मैं खुलकर क्या भ्रष्टाचार मैं के बिल्कुल आप बिल्कुल समझ गया, विपरीत है या साथ में? मैं खुलकर बोलते हैं, हम लोग सब बोलते हैं। इस पूरे मामले की लिखित शिकायत कांग्रेस ने की थी, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। मामले की जांच चल रही है और होनी भी चाहिए। किसी भी मामले की, हम पर हो तो हमारी भी करिए, जिस पर भी कोई आरोप लगता है उसकी जांच होनी चाहिए। यही व्यवस्था है, यही संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन चुनाव के जस्ट बीच में आप हेमंत सोरेन साहब को गिरफ्तार कर लेते हो, चुनाव के दौरान आप मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हो, प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट दे देते हो, अजीत पवार को क्लीन चिट दे देते हो, छगन भुजबल को क्लीन चिट दे देते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी वॉशिंग मशीन में आ गए। ये गलत है। बराबर कानून अंधा होता है, वो नहीं देखता कि कौन किस पार्टी में है। लेकिन ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तो सिर्फ यही देखते हैं कि साहब मोदी जी के खिलाफ कौन है। सर परसों एक ਜਦੋਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਵੀ ਰਣੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝਾੜੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? बहुत अच्छा सवाल, ਇਹਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹੀ 3 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ नहीं ਪੈਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ अच्छा मुकाबला। अच्छा सवाल है आपका। लेकिन पंजाब की जनता ने, भैया मोबाइल ऑफ करो, एक मिनट, पंजाब की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी आम आदमी पार्टी को, विपक्ष की जिम्मेदारी दी कांग्रेस पार्टी को। विपक्ष में का मतलब ये नहीं होता कि जाओ घर बैठ जाओ। विपक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है, जनता देती है कि सवाल पूछने का काम आपका है, सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम आपका है, सरकार को जवाबदेह बनाने का काम आपका है। अगर हम यहाँ सरकार के साथ मिल जाएं तो पंजाब की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होता। वो धोखा हम नहीं कर सकते। दिल्ली में एक सेकंड, नहीं, या तो मेरे को बोलने दीजिए, अब आपको पसंद आए नहीं आए वो बाद में देख लेंगे, मेरी बात तो खत्म होने दो। दिल्ली में हम प्रमुख विपक्षी दल नहीं है, प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी है। कल को आप कहेंगे कि साहब आप केंद्र सरकार से क्यों चुनाव लड़ रहे हो, मिल जाओ बीजेपी के साथ, खत्म हो जाएगी बात, चुनाव ही नहीं होगा। ऐसे नहीं होता। वहाँ केंद्र में हमारी जिम्मेदारी है बीजेपी को कटघरे में खड़ी करने की। पंजाब में हमें जनता ने जिम्मेदारी दी है कि आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, जिम्मेदारी निभाइए, वो हम निभाएंगे। देश, इस प्रदेश के साथ धोखा होता अगर हम सरकार से हाथ मिला लेते। इसमें पंजाब के लोग ये कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हो रहा है कि हम कंफ्यूज हैं, आम आदमी को वोट डालें या कांग्रेस को डालें। अल्टीमेटली अगर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं तो राहुल गांधी की जोड़ी में जाएंगे, तो क्यों ना हमारे को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, हम कंपटीशन क्यों कर रहे हैं? पूरे देश में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ रहा है भाजपा के खिलाफ, या जो चुनाव के अलावा भी लड़ रहा है भाजपा से, राष्ट्रीय राजनीतिक दल तो एक है, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। बाकी सब क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल नहीं है कि हर राज्य में इलेक्शन लड़ते हो, 543 सीटों पे इलेक्शन लड़ते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो पंजाब की जनता बहुत जागरूक है, समझती है इस बात को कि ये केंद्रीय चुनाव है, ये राष्ट्रीय चुनाव है, इसमें राष्ट्रीय दल को प्राथमिकता वो देंगे, और वो क्षेत्रीय दल जो राष्ट्रीय दल के साथ हैं, जो गठबंधन का हिस्सा हैं, वहाँ वो उनको देंगे।